हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार एस्टेट 2026 का न्यू नोटिफिकेशन को, जिसमें से महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे आज को। इसमें से सबसे पहले स्टूडेंट को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही फॉर्म भरना चाहिए। नहीं तो बहुत केस ऐसा देखने को मिला है जिसका जॉब होने के बाद भी नौकरी से हटा दिया जाता है। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें से सबसे पहला बिंदु क्या है? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 वो माध्यमिक कहलाएगा, पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तौर पे इसको कहा जाएगा। पेपर 1 को इसको टीजीटी कहा जाएगा और पेपर 2 को पीजीटी कहा जाएगा। एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यदि इसकी संरचना को देखें तो पात्रता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सभी विषय का एक कोड दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले सब्जेक्ट कोड को मिलाना बहुत ही जरूरी रहता है। जैसे हिंदी में दिया है, इसका सब्जेक्ट कोड कितना है? 101, उर्दू का 102, बांग्ला का 103, मैथिली का 104, संस्कृत का 105, अरबी 106, फारसी 107, भोजपुरी 108, अंग्रेजी 109, गणित का कितना है? 110, विज्ञान का कितना? 111 और सामाजिक विज्ञान 112 का। ये सभी क्या है? एक कोड है। इस कोड को फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरते समय इसको गौर से देखना चाहिए। यदि हम इसकी शैक्षणिक अर्हता को देखें, विषय समूह में कम से कम 50% होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उसमें से 50% होना अत्यंत आवश्यक है। साथ में बीएड होना चाहिए। साथ में क्या? बीएड होना चाहिए पेपर 1 के लिए, यानी टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें से ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा क्या पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आइए कुछ और पॉइंट पे हम लोग चर्चा करें। जैसे में एक पॉइंट दिया है विषय सूची के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने से पहले इन बिंदुओं पर गौर से ध्यान देना चाहिए। एक केस आया था टीआरई 3 में। स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया था फिजिक्स से और वह टीजीटी साइंस से फॉर्म भरा था, जिसका जॉब लग गया था, जॉब भी कर रहा था। लेकिन जब फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ अच्छी तरह से तो वह स्टूडेंट को निष्कासित कर दिया गया था। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट में ऑनर्स तथा सब्सिडरी को अच्छी तरह से देख लें, इसके बाद ही एस्टेट का फॉर्म भरें। जैसे में दिया गया है गणित विषय के बारे में, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। और लिखा है इसमें, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को भी सम्मिलित किया जाएगा। आइए इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पे मैथमेटिक्स रखा हो, साथ में सब्सिडरी के तौर पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या तो फिर सांख्यिकी रखा हो, तो वो गणित के टीचर वो बन सकते हैं। जैसे में कोई स्टूडेंट का गणित हो ऑनर्स में, साथ में सब्सिडरी के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, तो वो गणित के टीचर वो बन सकते हैं। यदि गणित हो साथ में कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी हो तो भी वो गणित के ही टीचर वो बनेंगे। इसके अलावा किसी दूसरा सब्जेक्ट हो साइंस का, जैसे जियोलॉजी, बॉटनी ये रहे, तो वो गणित के टीचर नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट एक दिया हुआ है इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो और मैथमेटिक्स की विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन हो तो आप गणित के ही टीचर वो बनेंगे। गणित के टीचर के लिए और एक कंडीशन इसमें रखा है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में बीसीए योग्यता कोई भी एक स्टूडेंट रखता है तो भी वो गणित के ही टीचर वो बनेंगे। आइए अब हम लोग जानेंगे विज्ञान विषय के बारे में। इसमें कह रहा है कि ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें से विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी अथवा माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा विज्ञान विषय के अंतर्गत। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उनको ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,
रसायन विज्ञान यानी जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें मैथ नहीं पढ़ा होना चाहिए। यदि किसी का ऑनर्स बॉटनी हो तो वो सब्सिडरी के तौर पे ये दोनों सब्जेक्ट अत्यंत ही आवश्यक है रखना, तभी जाके वो साइंस के टीचर वो बन सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट जियोलॉजी को ऑनर्स रखता है तो सब्सिडरी के तौर पे बॉटनी और केमिस्ट्री को रहना अत्यंत ही इसका आवश्यक है। यदि किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है तो जियोलॉजी और बॉटनी रहना अत्यंत ही आवश्यक है, तो ही वो साइंस के टीचर वो बन सकते हैं। साथ ही कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो तथा विज्ञान की विशेषज्ञता हो तो भी वो साइंस के ही टीचर वो बनेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी विज्ञान टीचर के ही अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाएगा। आइए अब हम लोग जानेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में, सोशल साइंस के विषय के बारे में। जो भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास होना चाहिए और दूसरा विषय क्या, भूगोल होना चाहिए। प्राचीन इतिहास को इतिहास के समकक्ष इसको माना जाएगा। प्राचीन इतिहास को भी इतिहास, हिस्ट्री के तौर पे ही इसको माना जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। यदि कोई स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान से, सोशल साइंस से ग्रेजुएशन इतिहास से किया हो या तो फिर भूगोल से, ज्योग्राफी से, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से किया हो या तो फिर राजनीति शास्त्र से किया हो, पॉलिटिकल साइंस से किया हो, तो इसमें से किन्हीं दो विषय को पढ़ा हुआ होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, जिसमें से एक को इतिहास होना चाहिए और दूसरा को भूगोल होना चाहिए। जैसे में कोई स्टूडेंट का हिस्ट्री ग्रेजुएशन में हो और सब्सिडरी के तौर पे ज्योग्राफी, तो वो सोशल साइंस के टीचर वो बन सकते हैं। किसी का हिस्ट्री ऑनर्स में रहा हो, साथ में इकोनॉमिक्स सब्सिडरी के तौर पे रहा, तो भी वो सोशल साइंस के टीचर वो बन सकते हैं। हिस्ट्री साथ में पॉलिटिकल साइंस, तो भी वो सोशल साइंस के ही टीचर बन सकते हैं। ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमिक्स, तो भी वो सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स रहा हो और साथ में सब्सिडरी के तौर पे पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ा हो, तो भी वो सोशल साइंस के ही टीचर बनेंगे। यदि इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में रहा हो ऑनर्स के तौर पे और साथ में पॉलिटिकल साइंस रहा हो, तो वो सोशल साइंस के टीचर वो नहीं बनेंगे। यदि कोई स्टूडेंट का ज्योग्राफी यानी भूगोल और दूसरे तौर पे हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हुआ हो, तो वो कोई भी टीचर नहीं बन सकता है। यदि इकोनॉमिक्स रहा हो और पॉलिटिकल साइंस, तो भी वो टीचर नहीं बनेगा। कोई भी, ना सोशल साइंस के बन सकते हैं, ना साइंस के, ना कोई भी सब्जेक्ट से वो बन सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे भाषा से संबंधित विषय शिक्षक के बारे में। इसमें कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या तो फिर सब्सिडरी विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना अनिवार्य है। यदि कोई स्टूडेंट भाषा से संबंधित विषय शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस भाषा का ग्रेजुएशन स्तर का पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पे या तो सब्सिडरी के तौर पे भी ये पढ़ा होना चाहिए, तभी आप कोई एक लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, कोई भाषा से संबंधित टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है कि पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला के विषय में अलग अलग इसका परीक्षा लिया जाएगा। और जो बीपीएड से किया हुआ है उसका केवल परीक्षा पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 के बारे में, उच्च माध्यमिक यानी इसको क्या कहता है, पीजीटी कहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। इसमें भी विषय कोड को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे हिंदी में कितना है विषय कोड, 201, उर्दू का 202, अंग्रेजी का 203, संस्कृत 204, बांग्ला 205, मैथिली 206, मगही 207, अरबी 208, फारसी 209, भोजपुरी 210, पाली 211। गणित का कितना है, 213, भौतिकी यानी फिजिक्स 214 है इसका, रसायन केमिस्ट्री 215 है, जंतु विज्ञान 216, बायोलॉजी कितना है 216, इतिहास हिस्ट्री 217, ज्योग्राफी का कितना है, भूगोल का 218, सिविक्स का कितना है 219। वहीं समाज शास्त्र का कितना है कोड 220, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का कितना है 221, दर्शन शास्त्र 222, मनोविज्ञान का 223, गृह विज्ञान का 224, वनस्पति विज्ञान का 229। ये कोड को देखना, ये कोड को याद रखना फॉर्म भरते समय अत्यंत ही ये आवश्यक है।
पीजीटी में भी वही कंडीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसमें भी वही कह रहा है कि पीजी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में बीएड रहना अत्यंत ही आवश्यक है। वाणिज्य विषय के लिए वही रूल फॉलो होता है जिसका कोड कितना है 225। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी वही रूल इसमें फॉलो होता है। और फिर लास्ट में क्या है, कृषि संगीत, इसमें भी वही रूल फॉलो होता है। बीएड होना अत्यंत ही आवश्यक है, नहीं तो फिर सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए। आइए अब हम लोग जानेंगे परीक्षा का ये पैटर्न क्या रहेगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 100 अंक यानी विषय से रहेगा, यानी जो सब्जेक्ट रहता है ग्रेजुएशन में उस टाइप का उससे रहेगा। और 50 अंक का शिक्षण कला यानी सीडीपी से क्वेश्चन रहेगा। अन्य दक्षताओं पर आधारित रहेगा, यानी 100 नंबर सब्जेक्ट से और 50 नंबर जो रहेगा अन्य सब्जेक्ट यानी अन्य दक्षता पर वे आधारित रहेगा। कुल कितने 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, वो तमाम स्टूडेंट भर सकता है जो वो भारत के नागरिक हों। इसमें कहा जा रहा है कि जिसका भी न्यूनतम सीमा आयु यानी 21 वर्ष होना चाहिए। कब से, 1/8/2026 तक 21 वर्ष हो जाना चाहिए, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। यानी 1/8/2026 को 21 ईयर्स हो जाना चाहिए उसका। कोटिवार छूट अनारक्षित पुरुष के लिए कितना है, 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए इसमें भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए कितना, पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए इसमें 42 वर्ष है इसका। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उत्तीर्णांक यानी पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। जो जनरल कैंडिडेट रहेगा उसको 50% नंबर लाना होगा, यानी 150 में से 50% नंबर लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक उसको लाना होगा 150 में से। अत्यंत पिछड़ा 42.5% इसको भी लाना होगा 150 में से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसको भी कितना, 40%। दिव्यांग के लिए 40%। महिलाओं जितना भी महिला कैटेगरी का है उसको भी 40% इसको लाना होगा 150 में से। आइए हम लोग जानेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। जनरल, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सभी कैटेगरी से कितना 960 रुपया ले रहा है एक पेपर के लिए। चाहे वो पेपर 1 भरे चाहे वो पेपर 2 भरे, इसके लिए कितना 960 रुपया ले रहा है। यदि दोनों पेपर भर रहा है इस कैटेगरी के स्टूडेंट तो 1440 रुपया उसको लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपया लिया जाएगा एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर 1 चाहे पेपर 2 भरे। वहीं दोनों पेपर भरता है इस कैटेगरी का स्टूडेंट तो 1140 रुपया इसको लगेगा। और ये जब एग्ज़ाम होने के बाद इसका प्रमाण पत्र भी इसका वितरण किया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों का प्रमाण पत्र इसका दिया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम को पास करने के लिए इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें से 2 बातें कही गई है, एक है रो स्कोर और दूसरा है एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में। रो स्कोर का मतलब ये है कि जितना अंक प्राप्त किया गया हो स्टूडेंट के द्वारा वो कहलाएगा रो स्कोर। जैसे में कोई स्टूडेंट 100 में से 76 नंबर ला रहा है, कोई स्टूडेंट 100 में से 76 नंबर ला रहा है तो 76 उसका रो स्कोर कहलाएगा। यदि उसका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उसका यदि नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो उसका कितना हो जाएगा, 74.90 इसका फाइनल स्कोर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। यदि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का हो तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 50% में उसको पास माना जाता है, यानी 150 में से उसको 50% उसको लाना होता है। 150 में से 50% लाना, यानी 150 का 50% 75 नंबर लाना होता है। यदि कोई स्टूडेंट का रो स्कोर 76 है और उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो उसका कितना आ जा रहा है, 74.90। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद वो फाइल हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के वजह से अक्सर स्टूडेंट
सब क्वेश्चन को वो रंग देता है, जिसके वजह से ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, जिसके वजह से वो फेल हो जाता है। इस बिंदु को समझना अत्यंत ही आवश्यक है हर एक स्टूडेंट के लिए। परीक्षा की अवधि कितना रहेगा? 2 घंटा 30 मिनट, यानी 150 प्रश्न के लिए 2 घंटा 30 मिनट इसका दिया जाएगा। और ये फॉर्म भरने की तिथि कब से स्टार्ट हो रहा है? 17/8/2026 से लेकर के 31/8/2026 तक ये जारी रहेगा, जिसका सबसे पहले इसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट में इसका भुगतान किया यानी पेमेंट किया जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट दिया है कि रंगीन फोटो इसका, यानी फोटो जो अपलोड किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? रंगीन फोटो होना चाहिए, और साथ ही वो हाल फिलहाल का ये फोटो होना चाहिए। अब फोटो का हस्ताक्षर और फोटो का साइज कितना होना चाहिए? 80 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आयाम इसका कितना? 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का इसका होना चाहिए फोटो का। हस्ताक्षर का कितना? 50 KB से लेकर के 200 KB के बीच इसका होना चाहिए हस्ताक्षर का। और इसका बैकग्राउंड, फोटो का जो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए तथा हल्के रंग का होना चाहिए। 16 नंबर पॉइंट में इसमें दिया है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, यानी ये जितना भी है ये 100 अभी प्रमाणित करके ये अपलोड करना है। जैसे में मैट्रिक का दिया हुआ है, प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट को और इसका मार्कशीट को, ये दोनों को मैट्रिक का अपलोड करना है। इंटर का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ग्रेजुएशन का भी प्रमाण पत्र अंक पत्र, पीजी का भी प्रमाण पत्र अंक पत्र, ये दोनों को अपलोड करना है। बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यहाँ पे BA लिखा है, बीएड होना चाहिए, यहाँ पे बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना है। तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता कोई भी और इसके अलावा है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? आवासीय प्रमाण पत्र। इसके बाद क्या है? जाति प्रमाण पत्र। ये तमाम सर्टिफिकेट का होना अत्यंत ही आवश्यक है फॉर्म भरने से पहले। इसलिए जिन जिन लोगों का अभी तक ये सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है तो वो बनवा सकते, अभी भी टाइम है कुछ दिन का। इस फॉर्म को भरने से पहले इस पॉइंट पे हर एक स्टूडेंट को गौर कर लेना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले इस पॉइंट पे अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझ लेना चाहिए, तभी जाके फॉर्म भरना चाहिए लास्ट में। यानी इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के बाद फॉर्म को लास्ट में भरें, अन्यथा होता है कि बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलने के बाद फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, या तो फिर जॉब लगने के बाद भी नौकरी से हटा दिया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह का नोटिफिकेशन, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपके